इस किताब का नाम है आइंस्टाइन हिज लाइफ एंड यूनिवर्स, जिसे लिखा है वॉल्टर आइजैक्सन ने। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। कैसा होता अगर मैं एक लाइट बीम के साथ साथ अपनी साइकिल चला सकता? लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना कैसा लगता होगा? कुछ इसी तरह के थॉट्स आइंस्टाइन के दिमाग में आते थे जब वो 16 साल के थे। उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए शायद उन्हें ऐसे आइडियाज आते थे जो बाकी लोगों को इम्पॉसिबल लगते थे। चाहे कर्विंग ऑफ लाइट का आइडिया हो या कर्विंग ऑफ रियलिटी, ऐसे आइडियाज सिर्फ अल्बर्ट आइंस्टाइन को ही आ सकते थे। अपने बेतरतीब घुंघराले बालों और इंटेलिजेंट आंखों के कारण उन्हें लाखों की भीड़ में पहचाना जा सकता है। वैसे तो आइंस्टाइन अकेले काम करना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी हर नई डिस्कवरी को दुनिया के साथ शेयर किया। उन्हें अकेले रहना पसंद था, अपने अपार्टमेंट में दिन रात स्टडी करते हुए। फिर भी वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी थे जिसने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है। 1905 में उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की फाउंडेशन रखी। उस टाइम आइंस्टाइन ने क्लेम किया कि लाइट एक वेव और पार्टिकल दोनों तरह से एक्ट करती है। उसी साल वो एक और स्पेशल रिलेटिविटी लेकर आए, E=mc²। इतना ही नहीं, 1905 में आइंस्टाइन के टोटल 5 पेपर्स पब्लिश हुए, जिनमें से एक के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो देखा जाए तो असल में वो एक जीनियस थे जिन्होंने कमाल की डिस्कवरीज की थी। इसके एक डेकेड बाद ही आइंस्टाइन अपनी ग्रेटेस्ट थ्योरी लेकर आए, यानी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी। इस थ्योरी के आने के साथ ही क्लासिक फिजिक्स का दौर खत्म हुआ और मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ। इस थ्योरी ने हमें यूनिवर्स को और भी एक्यूरेट व्यू से समझने में मदद की, जो कि न्यूटन की थ्योरी से ज्यादा असरदार है। आइंस्टाइन मरते दम तक काम करते रहे। ओल्ड एज में उनके अंदर सनक पैदा हो गई थी। वो हर चीज की थ्योरी डिस्कवर करना चाहते थे। उनकी यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ने क्वांटम मैकेनिक्स, जनरल रिलेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ग्रेविटी को साथ में कंबाइन करके एक सेट ऑफ लॉ बना दिया था। कहने का मतलब है कि यूनिफाइड थ्योरी यूनिवर्स की हर चीज को एक्सप्लेन कर सकती है, बहुत ही छोटे इलेक्ट्रॉन से लेकर के बड़े बड़े प्लैनेट्स तक को। और आज भी फिजिसिस्ट इसी खोज में लगे हैं कि वो क्वांटम फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा समझ सके। हालांकि क्वांटम वर्ल्ड में कई सारी प्रोबेबिलिटीज है, तो कई सारे सवाल भी जिनका जवाब अभी साइंस ढूंढ रहा है। लेकिन इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है कि इलेक्ट्रॉन्स वेव और पार्टिकल दोनों रूप में एक्ट कर सकते हैं, और इसी खोज की वजह से आज हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं। तो आइए अब जानते हैं आइंस्टाइन की जर्नी के बारे में। आइंस्टाइन 2 साल की एज तक तो बोल ही नहीं पाते थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उन्हें डर था कि वो शायद कभी भी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन फिर भी आइंस्टाइन ने बोलना शुरू किया। वो कुछ भी बोलने से पहले जोर जोर से रिपीट करते थे, और उनकी इस आदत से उनकी फैमिली उन्हें मंद बुद्धि यानी स्पेशल चाइल्ड समझने लगी थी। उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी वाइल्ड इमेजिनेशन और बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी की वजह से उन्हें वो नजर आता था जो बाकी लोग देख ही नहीं पाते थे। लोग डाउनहिल से गुजरते हैं, फास्ट ट्रेन में सफर करते हैं या बिजली गिरते हुए देखते हैं, तो उन्हें ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ लगती है। लेकिन आइंस्टाइन को यही सारी चीजें मिस्ट्री लगती थी, और वो उनके होने की वजह ढूंढने में जुट जाते थे। आइंस्टाइन के दादा परदादा जूइश बिजनेसमैन थे। उनका परिवार हमेशा ही खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जीता रहा। ये लोग साउथ वेस्ट जर्मनी के एक खूबसूरत विलेज स्वाबिया में रहते थे। आइंस्टाइन की फैमिली में सब लोग इंटेलिजेंट और एजुकेटेड थे, जो सेक्युलर और इंडिपेंडेंट सोच रखते थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर हरमन आइंस्टाइन और मदर पॉलिने कोच थी। हरमन एक प्राउड बिजनेसमैन थे, जबकि पॉलिने एक स्ट्रॉन्ग विल वाली लेडी थी। दोनों मिलकर के अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाल रहे थे और उन्हें हर तरह से कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करते थे। अल्बर्ट जब 1 साल के हुए तो उनकी फैमिली म्यूनिक शिफ्ट हो गई थी। उनके अंकल जैकब ने अल्बर्ट के फादर को एक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई बिजनेस शुरू करने के लिए इनवाइट किया था। जैकब एक इंजीनियर थे, जबकि हरमन एक सेल्समैन थे। दोनों मिलकर के साउथ जर्मनी के टाउन्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। आइंस्टाइन जब 2 साल के हुए तो उनकी सिस्टर पैदा हुई। उसका नाम रखा गया माजा। अल्बर्ट ने जब फर्स्ट टाइम अपनी छोटी बहन को देखा तो कहा, हाँ ठीक है, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ है? क्योंकि उन्हें लगा कि वो कोई टॉय थी जो उनके पेरेंट्स उनके लिए लाए हैं। बाद में दोनों भाई बहन के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बना, जो उन्होंने सारी उम्र निभाया। म्यूनिक में आइंस्टाइन फैमिली का एक बड़ा सा घर था, जिसके चारों तरफ आलीशान गार्डन था। अल्बर्ट का बचपन बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी गुजरा था। बचपन की इस लविंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट की वजह से ही उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग थी
अल्बर्ट को बचपन से ही दिन में सपने देखने की आदत थी और वो अक्सर अकेले ही घुमा करते थे। उन्हें पजल सॉल्व करना, बिल्डिंग सेट्स बनाना बहुत पसंद था। खेल खेल में वो बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते थे। माजा कहती थी कि अल्बर्ट कार्ड्स की 14 फ्लोर्स की बिल्डिंग तक बना सकते हैं। अल्बर्ट जब 5 साल के हुए तो उसी दौरान 2 बड़ी अमेजिंग चीजें हुई। उन्हें अपने पेरेंट्स से एक गिफ्ट मिला जिसने उनकी जिंदगी और पर्सनैलिटी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया था। पहला गिफ्ट एक फादर का दिया एक कंपास था और दूसरा उनकी मदर ने उन्हें एक वायलिन दिया था। एक दिन यंग आइंस्टाइन को हाई फीवर हुआ। वो बिस्तर पर लेटे थे और बगल में उनके फादर बैठे थे। उन्होंने अल्बर्ट को एक कंपास दिया। आइंस्टाइन इस गिफ्ट को देख करके हैरान रह गए। वो गौर से कंपास की छोटी सी सुई को देखने लगे जो डायरेक्शन चेंज होने पर घूम जाती थी। आइंस्टाइन ये जानने को उतावले हो रहे थे कि कंपास काम कैसे करता है। फिर कुछ दिन के बाद जब मदर ने उन्हें वायलिन गिफ्ट किया तो अल्बर्ट ने वायलिन सीखना शुरू किया। उनकी माँ खुद भी बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। अल्बर्ट और उनकी माँ दोनों साथ में पियानो और वायलिन की जुगलबंदी करते थे। मोजार्ट उनके फेवरेट म्यूजिशियन थे और अल्बर्ट के लिए मोजार्ट का म्यूजिक प्योर ब्यूटी था। अल्बर्ट को लगता था कि सोनाटा की खूबसूरती यूनिवर्स की तरह ही मैजिकल है। आइंस्टाइन को जब भी कोई डिफिकल्टी होती थी तो वो म्यूजिक सुनते थे, खासकर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को डेवलप करते वक्त। रात को वो अपने अपार्टमेंट में अकेले वायलिन बजाते रहते थे। कई बार तो परफॉर्मेंस के बीच में ही उन्हें कोई आइडिया आ जाता तो जोर से चिल्लाते, मुझे मिल गया। अल्बर्ट ने 15 साल की उम्र तक लुइटपोल्ड जिम्नेजियम से पढ़ाई की। फिर 1884 में आइंस्टाइन फैमिली के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। अल्बर्ट के फादर को कॉन्ट्रैक्ट मिलने कम हो गए थे। उन्हें म्यूनिक का अपना खूबसूरत और आलीशान घर बेचकर मिलान, इटली शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि अल्बर्ट के फादर को वहां बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। लेकिन अल्बर्ट को अभी 3 साल और म्यूनिक में रहना था क्योंकि उनकी बेसिक एजुकेशन अभी पूरी नहीं हुई थी। मगर 1884 में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वो वापस म्यूनिक नहीं आए। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाया और स्कूल में भिजवा दिया और खुद इटली जाने वाली ट्रेन में बैठकर अपनी फैमिली के पास चले गए। उनके म्यूनिक छोड़ने की एक वजह थी, अगर वो एक और साल जर्मनी में रहते तो उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती और अल्बर्ट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। बाद में अल्बर्ट ने अपने फादर को बोल करके अपनी जर्मनी की सिटीजनशिप फिर से ले ली थी। वो ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में पढ़ना चाहते थे, इसीलिए वो स्विट्जरलैंड चले गए जहां पर उन्होंने साइंस और मैथ का एंट्रेंस एग्जाम तो फर्स्ट क्लास में ही पास कर लिया था, लेकिन फ्रेंच पॉलिटिक्स लिटरेचर में बुरी तरह फेल हुए। खैर, बावजूद इसके उन्हें एडमिशन मिल गया था। आगे की सफर की बात करें तो अब अल्बर्ट आइंस्टाइन 17 साल के हो चुके थे। वो मैथ और फिजिक्स की स्पेशल क्लासेस अटेंड करते थे। ज्यूरिक में उनकी मदर के रिलेटिव्स थे जो अल्बर्ट का ध्यान रखते थे। उन्हें 100 स्विस फ्रैंक्स का मंथली पॉकेट मनी मिलता था, जिसमें से अल्बर्ट अपनी स्टूडेंट लॉजिंग का खर्च उठाते थे। वो हर महीने 20 फ्रैंक सेविंग करते थे ताकि वो एक स्विस सिटीजन बन सके। ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में उनके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि वो यहाँ पर अपनी फ्यूचर वाइफ से मिले, मिलेवा मैरिक, जो एक प्राउड सर्बियन फार्मर की बेटी थी। उसके फादर ने उसे फिजिक्स और मैथ पढ़ने के लिए भेजा था। मिलेवा ने टॉप कॉम्पिटिटिव स्कूल्स में एडमिशन लिया था। 21 साल की उम्र तक मिलेवा ने ज्यूरिक पॉलिटेक्निक से पढ़ाई की। आइंस्टाइन की क्लास में वो अकेली लड़की थी। साथ पढ़ते हुए अल्बर्ट और मिलेवा को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों ने एक दूसरे को कई सारे लेटर्स लिखे। इन लेटर्स में दोनों साइंस और एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते थे। दोनों साथ मिलकर के किताबें पढ़ते और लेक्चर डिस्कस करते थे। हालांकि अल्बर्ट की माँ को मिलेवा पसंद नहीं आई। वो स्मार्ट तो थी लेकिन बाकी लड़कियों जैसी कॉमन नहीं थी। लेकिन अल्बर्ट मिलेवा को दिलो जान से चाहते थे। वो उसे प्यार से डॉली और माय वाइल्ड लिटिल रास्कल बोलते थे। मिलेवा ने भी उनका एक निकनेम रखा था, जॉनी, और वो उन्हें माय विकेड लिटिल स्वीट हार्ट बोलती थी। 1890 में आइंस्टाइन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। हालांकि वो अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी उन्हें टॉप मार्क्स मिले थे। लेकिन लो ग्रेड की वजह से मिलेवा पास नहीं कर पाई थी। लेकिन उसने प्रॉमिस किया कि वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखेगी। तो फिर आगे ग्रेजुएशन के 2 साल बाद अल्बर्ट जॉब की तलाश में जुट गए। ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में उनके प्रोफेसर ने उन्हें अपना असिस्टेंट बनाने से मना कर दिया था। अल्बर्ट कितने जीनियस हैं ये तो वो जानते थे, लेकिन उनके रिबेलियस बिहेवियर को वो भूले नहीं थे। और अपनी इसी आदत के चलते अल्बर्ट को इंस्टीट्यूशन में जॉब नहीं मिल पाई। अल्बर्ट ने सोचा जब तक जॉब नहीं मिलती है तो कुछ और कर लेते हैं, इसीलिए वो ट्यूशन पढ़ाने लगे।
और फाइनली उन्हें अपनी स्विस सिटीजनशिप भी मिल गई थी। और अब आगे 1901 के समर के दिनों में मिलेवा और आइंस्टाइन ने कोमो विलेज में एक रोमांटिक वेकेशन लिया। वहां घूमने के लिए खूबसूरत मेंशंस थे और वो लोग पहाड़ों में हाइकिंग के लिए भी गए। इस वेकेशन के दौरान मिलेवा प्रेग्नेंट हो गई थी। मिलेवा को लिखे अपने लेटर्स में वो हमेशा यही प्रॉमिस करते थे कि वो जल्दी ही कोई अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे ताकि वो शादी करके घर बसा सके। लेकिन आइंस्टाइन को एक परमानेंट जॉब ढूंढने में काफी टाइम लग गया था। इसी बीच मिलेवा ने दोबारा से ग्रेजुएशन के एग्जाम दिए, मगर इस बार भी वो फेल हो गई थी। वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नोवी सेट चली आई। अपने पेरेंट्स के घर पर मिलेवा ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने लिएसेल रखा। अल्बर्ट अभी भी उसे लेटर्स भेजते थे, लेकिन वो उससे मिलने कभी नोवी सेट नहीं गए। बाद में लिएसेल के साथ क्या हुआ ये आज भी एक मिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है कि उसे मिलेवा की बेस्ट फ्रेंड ने गोद ले लिया था, लेकिन ये भी माना जाता है कि 3 साल की उम्र में स्कारलेट फीवर से उसकी डेथ हो गई थी। मिलेवा अकेली ही ज्यूरिक लौट आई। 1903 में अल्बर्ट और मिलेवा ने शादी कर ली। उन्होंने अपने 2 फ्रेंड्स की विटनेस में कोर्ट मैरिज की थी और 1904 में हैंस अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ। मिलेवा और अल्बर्ट का पहला बेटा जिसने उनके रिश्ते में फिर से खुशियां लौटा दी थी। 1910 में उनका दूसरा बेटा एडवर्ड पैदा हुआ। एडवर्ड के होने के कुछ टाइम बाद ही अल्बर्ट और मिलेवा का डिवोर्स हो गया। हैंस अल्बर्ट बड़ा होकर के इंजीनियर बना, जबकि अल्बर्ट के छोटे बेटे एडवर्ड को एक्सट्रीम मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम थी। वो अपनी सारी उम्र मेंटल हॉस्पिटल में रहा। और आगे बात करें आइंस्टाइन की जिंदगी में मिरेकल्स की, तो द मिरेकल ईयर क्वांटा एंड मॉलिक्यूल्स, ये बात है 1905 की। किसी ने आइंस्टाइन को कहा कि उनकी 3rd क्लास पेटेंट क्लर्क की जॉब बहुत बोरिंग है। स्विस पेटेंट ऑफिस में इस जॉब का स्टैंडर्ड सबसे कम माना जाता था, लेकिन इसके बावजूद अल्बर्ट जॉब करते रहे और 1 साल के बाद उन्हें परमानेंट कर दिया गया। शायद उनकी इसी स्लो गोइंग जॉब की वजह से उन्हें चीजों के बारे में और गहराई से सोचने का टाइम मिल जाता था। तो कुल मिलाकर के 1905 ये साल आइंस्टाइन के लिए काफी प्रोडक्टिव साल रहा। कई डेकेड्स तक लोग यही मानते रहे कि सर आइजैक न्यूटन का क्लासिक फिजिक्स साइंस की दुनिया की अल्टीमेट सच है। पेड़ से गिरते सेब से लेकर मून की ऑर्बिटिंग तक हर चीज का रीजन लॉ ऑफ फोर्स, मास, मोशन और ग्रेविटी को माना जाता था। न्यूटन के हिसाब से हर चीज के होने की एक वजह है जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। 1905 में आइंस्टाइन ने अपने दोस्त कॉनराड हबिच को 5 पेपर लिखे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि उनके ये लेटर्स साइंस की दुनिया ही चेंज कर देंगे। इस टाइम क्वांटा और रिलेटिविटी के उनके आइडियाज पर बहुत से सवाल उठाए गए। इसी वजह से आइंस्टाइन ने मॉलिक्यूल साइज पर लिखे अपने पेपर्स को अपनी डॉक्टरेट थीसिस के लिए चूज किया। हबिच को भेजा उनका फर्स्ट पेपर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पर था। इस पेपर में उन्होंने लिखा कि लाइट एक वेव और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल दोनों तरह से एक्ट कर सकती है और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटा बोलते हैं। उनका दूसरा पेपर मॉलिक्यूल्स के साइज पर था। आइंस्टाइन ने डिस्कवरी की थी कि इक्वल वॉल्यूम की गैस को अगर थोड़े टेम्परेचर और प्रेशर के साथ सेट किया जाए तो हम उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं। और आइंस्टाइन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बारे में थ्योरी डिस्कवर की। एक कप में अगर खूब सारी चीनी घोली जाए तो वो शुगर सिरप बन जाएगा और उसमें आप और चीनी नहीं घोल सकते। आइंस्टाइन को यहीं से आइडिया आया और उन्होंने लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इक्वेशन निकाला। उनका थर्ड पेपर ब्रोनियन मोशन के बारे में था। अगर किसी लिक्विड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो हमें उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हिलते डुलते दिखाई देंगे जिन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया कि ये नन्हे पार्टिकल्स आपस में टकराने की वजह से लगातार हिलते रहते हैं। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के साथ आगे साल के एंड में आइंस्टाइन ने कॉनराड हबिच को 2 और पेपर लिखे। फोर्थ पेपर स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में था और फिफ्थ पेपर आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के बारे में था। रिलेटिविटी का बेसिक कॉन्सेप्ट 1632 यानी कि 1632 में गैलीलियो के आइडिया से आया था, क्योंकि गैलीलियो ने कॉपरनिकस के आइडिया को सपोर्ट किया था। पहले के साइंटिस्ट सोचते थे कि अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है और बाकी के प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते हैं। साइंटिस्ट ये बहस करते थे, आर्ग्यू करते थे कि अगर धरती वाकई में घूम रही है जैसा कि कॉपरनिकस ने कहा था तो हमें क्यों नहीं पता चलता। और यहीं पर गैलीलियो और उसकी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट काम आता है। हम अर्थ की मूवमेंट इसीलिए नहीं फील कर पाते क्योंकि ये लगातार घूमती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी स्मूथ सेलिंग शिप में ट्रैवल करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि शिप चल रहा है
राइट? तो गैलीलियो ने कहा था कि जब आप कैबिन के अंदर जाते हो तो आपको शिप की स्लो मूवमेंट फील नहीं होती। आप बिल्कुल अपने घर जैसा फील करते हैं। आपको पता है कि शिप चल रहा है लेकिन फील नहीं कर पाते। चाहे तो आप कैबिन में कोई आवर ग्लास रख लो या फिश बाउल। गोल्डफिश अपने बाउल में आराम से स्विम करती रहेगी और आवर ग्लास का सैंड स्लो मोशन में गिरता रहेगा। इसीलिए जब कोई चीज लगातार मूव करती है तो वो एक तरह से रेस्ट मोड में होती है। तो इस तरीके से हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट मूव कर रही है। आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की स्पेशल थ्योरी डिस्कवर की थी और ये थ्योरी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर ही अप्लाई होती है। इसीलिए आइंस्टाइन ने इसे समझाने के लिए एक मूविंग ट्रेन का एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ट्रेन जब चलती है तो आपको उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स मूव करते दिखाई देते हैं, लेकिन उन पैसेंजर्स को आप और प्लेटफॉर्म की बाकी चीजें पीछे की तरफ मूव करती दिखती है। अब सोचिए कि आप अभी तक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, आप दोनों पॉइंट्स के सेंटर में हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तभी दोनों पॉइंट पर लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। अब क्योंकि आप दोनों पॉइंट्स के एग्जैक्ट बीच में खड़े हैं तो आपको वो लाइटनिंग दोनों पॉइंट्स पर एग्जैक्ट सेम टाइम पर स्ट्राइक करती हुई नजर आएगी। लेकिन पॉइंट ए के पास वाली ट्रेन में जो पैसेंजर होगा उसे पॉइंट ए पर पॉइंट बी से पहले लाइटनिंग गिरती नजर आएगी। इसी तरह जो पैसेंजर पॉइंट बी के पास होगा उसे पहले पॉइंट बी पर लाइटनिंग नजर आएगी। इसीलिए इसमें रॉन्ग या राइट आंसर नहीं है। प्लेटफॉर्म से आपको और ट्रेन से उन दोनों पैसेंजर्स को लाइटनिंग अलग अलग टाइम पर दिखाई देगी, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। तो आपको क्या लगता है कौन से पॉइंट पर पहले लाइटनिंग हुई होगी, पॉइंट ए या पॉइंट बी? और इस तरह आइंस्टाइन ने कंक्लूजन निकाला कि टाइम भी एक रिलेटिव चीज है। न्यूटन ने यह डिस्कवरी बहुत पहले कर ली थी कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट को इस आइडिया में लूप होल नजर आ रहा था। रिलेटिविटी का स्पेशल आइडिया डिस्कवर करने के 10 साल बाद आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की। इसमें उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी और एक्सिलरेटेड मोशन भी ऐड किया। इसी बीच उन्होंने हबिट को अपना 5th और फाइनल पेपर भेजा, जो कि उनका फेमस फॉर्मूला है। रिलेटिविटी की थ्योरी से ही आइंस्टाइन ने E=mc² का फॉर्मूला निकाला था। किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी उसके मास के इक्वल होती है, जिसे स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई किया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट अपने आप में एक बड़ा नंबर होता है, इसीलिए अगर आपके पास एक किशमिश के दाने जितना एनर्जी सोर्स है तो उसमें न्यूयॉर्क की एक दिन की इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी की जा सकती है। लेकिन आइंस्टाइन को ये नहीं पता था कि फ्यूचर में उनके इस फॉर्मूले से एटम बॉम्ब बनेगा। एटॉमिक बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुए थे, जिसने नागासाकी और हिरोशिमा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। ये एटॉमिक बॉम्ब इतने डेडली थे कि महीनों बाद भी इसकी लाइट रेडिएशन से ही हजारों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। ये इस समरी का पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।